लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करने का मेथड देखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ड्रॉ की जा रही होती है। हमारे पास कुछ बातें जिनका ख्याल रखना पड़ता है। करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, सर्कल्स कंसेंट्रिक होने चाहिए, एक ही सेंटर से बने हुए होने चाहिए, और तीसरी चीज़ सर्कल्स के दरमियान का जो गैप है वो बढ़ता रहना चाहिए। जो इंक्रीजिंग गैप है वो इस बात के लिए होता है कि आपके पास जो है वो जो फील्ड है वो वीक हो रही है। रीज़न ये बनता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और दो लाइक करंट्स और अनलाइक करंट्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और ये चेक करेंगे कि भाई ये अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात शुरू कर रहे हैं आज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन करंट्स। तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप ओवर हियर रिगार्डिंग लाइक करंट्स इज दैट लाइक करंट्स एक्चुअली अट्रैक्ट। हमने इससे पहले जितना देखा उसमें लाइक करंट्स रिपेल कर रहे होते थे। तो यार लाइक जो भी चीज़ होती थी हमेशा रिपेल करती थी ना, कि भाई लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। करंट में उल्टा मामला है। करंट में लाइक अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक रिपेल करते हैं। मतलब अगर दो वायर्स हैं, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो वायर्स हैं, उन दोनों के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप उनको आमने सामने ले आओ या साइड बाय साइड ले आओ तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जवाब इसका ये ढूंढना है कि भाई ऐसा होता क्यों। पहले तो समझ में आ रहा था भाई अनलाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं और लाइक चार्जेस वगैरह या लाइक पोल्स रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स क्या रीजन है। करंट ऐसा क्या करता है कि जब लाइक करंट सामने सामने हो तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो देखो इस बात का जवाब हासिल करने के लिए जो आपको चीज सोचनी है वो ये सोचनी है कि लाइक करंट या इन शॉर्ट करंट की वजह से क्या चीज बनी हुई होती है और कैसी बनी हुई होती है। करंट की वजह से जो चीज प्रोड्यूस होती है अट्रैक्शन रिपल्जन करंट, क्या चीज है और वो क्यों प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे असल जो रीजन है वो ये है कि भाई द अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन वायर्स the attraction and repulsion between wires is due to the magnetic field produced around. वो करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं करते। करंट तो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, एक करंट अगले करंट से मर्ज नहीं हो रहा होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल जो चीज होती है वो उस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो उन कंडक्टर्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कराती है। उनसे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्जन करवा रही होती है। वो करंट खुद कुछ नहीं कर रहा होता। तो आप ये मत समझिएगा कि एक करंट अगले करंट से मिल जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, एक करंट अगले करंट से दूर हो जाएगा रिपल्जन की वजह से। असल चीज करंट नहीं है, असल चीज उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स में शो किया कि अगर हम लाइक करंट्स देखते हैं इधर, तो लाइक करंट्स के अंदर जैसे ये वाला लाइक करंट का सिनेरियो है। लाइक करंट्स में देखो मैंने दिखाया है दोनों करंट्स में इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है दोनों कंडक्टर्स। उस क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन से आपको नजर भी आ रहा होगा। दिस बेसिकली मींस करंट इनटू द प्लेन। करंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या करंट इनटू द पेपर बोल दो। दोनों केसेस में करंट पेपर के अंदर जा रहा है। तो अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड हम आपको बता चुके हैं कल की क्लास के अंदर कि राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। एक कंडक्टर के अराउंड राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कैसे होता है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। करंट अंदर जा रहा है तो थंब पेपर की तरफ अंदर की डायरेक्शन में पेपर के ऊपर प्लेस कर दिया आपने। और अपने राइट हैंड को यूज करते हुए तो थंब आपने प्लेस किया और राइट हैंड की फिंगर्स को आपने कर्ल किया। जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो राइट हैंड की फिंगर्स का जो कर्ल है वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बने। So if I point my thumb in the direction of this current and I curl my fingers, they curl in the clockwise direction. दोनों केसेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो। तो ये जो दरमियान वाला रीजन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ देखो कि ऑपोजिट फील्ड्स आ रही हैं।
एक फील्ड लाइन नीचे जा रही है, एक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, सही। जब एक फील्ड लाइन नीचे जा रही है और अगली फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है, और अगर आप टॉप पोजीशन पे देखें तो दोनों केसेस में, मतलब यहाँ और यहाँ देखें, तो दोनों फील्ड लाइंस एक ही तरफ जा रही हैं। तो होता क्या है कि जो टॉप पे और बॉटम पे फील्ड लाइंस होती हैं, ये एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाती हैं, ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है। मतलब ये टॉप वाली जो डॉटेड बनाई हुई है ना मैंने, ये मैंने डॉटेड इस तरह से बना के दिखाया जैसे आपकी दो फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं। और यही मामला नीचे वाली फील्ड लाइन के साथ भी होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, और जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो वो एक सिंगल फील्ड बनाती हैं, और आपके जो वायर्स हैं वो सिंगल फील्ड बनने की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जब आपके पास अनलाइक फील्ड्स आती हैं हमेशा, तो अनलाइक फील्ड्स अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे। अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में अनलाइक लाइक करंट्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दूं तो वो कैसी बनेगी ये देख लीजिए। ये फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, सेफ गार्ड का साबुन समझ लो आप, ठीक है। द फील्ड लाइंस आर गोना बी लाइक दिस, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरोस, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, एरोस की डायरेक्शन थी, बिल्कुल वैसी ही डायरेक्शन। ये फील्ड लाइन ऐसी बन रही है, और जो दोनों वायर्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, these wires will have an attractive force towards one another. ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि फील्ड लाइंस कंबाइन हो चुकी हैं आपके पास। So the field lines join together and you have this sort of a field region produced. आपसे एग्जामिनर लाइक करंट्स के दरमियान की मैग्नेटिक फील्ड बनवा भी सकता है और आपको बना के दे भी सकता है, और आपको जज करने को बोल सकता है कि बताइए कौन सी डायरेक्शन करेक्ट है, कि भाई लाइक करंट्स के दरमियान में फील्ड लाइन कैसे नजर आए। बनवाता कम है, इतना ज्यादा नहीं बनवाता क्योंकि ड्राइंग का स्टफ है और थोड़ा सा अवॉइड कराता है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये चीज कॉमनली पूछी जा सकती है और पूछी जाती भी है कि आपसे पूछा जा रहा होता है कि भाई जरा ड्रॉ करके दिखाइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से बन रही होगी बिटवीन लाइक फील्ड लाइंस कंबाइंड विद वन अनदर। मैं लिख देता हूँ, and produce single field. अनलाइक फील्ड्स अट्रैक्ट कर रही हैं आपके पास यहाँ पे, क्योंकि एक फील्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक स्पेसिफाई बनाया तो यहाँ से फील्ड नीचे जा रही थी, यहाँ फील्ड ऊपर जा रही थी, सही है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जब भी कभी आपको कहीं पे अनलाइक फील्ड मिलेंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला अनलाइक करंट्स के अंदर भी आता है। एक मिनट रुकिएगा, अनलाइक करंट्स के अंदर भी सिचुएशन सिमिलर है। जब हम अनलाइक करंट्स की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक करंट जो है वो पेपर से बाहर आ रहा है, this one is coming out of the paper, और ये वाला जो करंट है दैट इज करंट इनटू द पेपर।
राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करते हुए आप उन दोनों की अपनी स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड्स को बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाई कि मैं अगर करंट आउट ऑफ द पेपर के लिए वर्किंग करूँ तो मैं थंब को अपने बोर्ड से या अपने पेपर से या आपके पास जो मोबाइल फोन है थंब को मोबाइल फोन से बाहर पॉइंट कर रहा हूँ, और जब अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा मैं तो मेरी फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल, वो ऐसे कर लूंगी जिस डायरेक्शन के अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना के दिखाई भी। सही, ये ट्राई करके देख लिया करो ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके पास किस तरह से ऑब्जर्वेशन में सामने आ रही होगी। So you curl your fingers in the direction of magnetic field, pointing the thumb outwards, so we have the magnetic field produced in that manner. बराबर वाला करंट इनटू द जा रहा है, इनटू द पेपर, तो आप थंब को अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे, फिंगर्स जो है आपकी इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी। इसके नतीजे में आपकी फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगी, यानी एक क्लॉकवाइज फील्ड लाइन और एक एंटी क्लॉकवाइज फील्ड, वो बन के यहाँ पे आपके सामने आ चुकी। अब यहाँ पे जो दरमियान वाला रीजन है, जो दरमियान वाला रीजन है आपके पास, इस चीज को आप देखो। देखिए जो सेंटर वाला रीजन है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे लाइक फील्ड्स, ये लाइक फील्ड्स क्या करती हैं, ये लाइक फील्ड्स एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाती हैं। और जो नीचे वाले रीजन्स, जो नीचे वाले और ऊपर वाले रीजन्स है, अगर मैं उनको भी स्पेसिफाई कर दूं यहाँ पे, इधर देखिए ये वाला, इसको देखिए, और ये जो नीचे वाला रीजन, ये दोनों रीजन्स जो हैं, इन दोनों में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अपवर्ड रीजन में एक फील्ड राइट साइड पे मूव कर रही है, अगली फील्ड लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। नीचे वाला केस देखें, एक फील्ड लेफ्ट साइड पे, अगली फील्ड राइट साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हो रही होती, ऊपर और नीचे ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और दरमियान में ये एडिशन क्रिएट करती है, और इसकी वजह से जो रिजल्टिंग फील्ड बनती है वो इनके दरमियान में रिपल्जन क्रिएट करती है। इफ आई ड्रॉ दैट फील्ड लाइन ओवर हियर कि भाई ऐसे ये कैसे नजर आएगी हमें फील्ड लाइन, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये ऐसी फील्ड लाइन बन के सामने आएगी। इस फील्ड लाइन को बनाते हुए जो बहुत ज्यादा क्रूशियल फील्ड है, जो एग्जामिनर जरूर देखना चाहता है जब आप फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो ये बात, इस स्ट्रेट लाइन को बनाना नहीं भूलना। ये बड़ी जरूरी फील्ड है। यहाँ पे आपके पास जो फोर्स आ रही होगी वो रिपल्सिव फोर्स आ रही है, दोनों वायर्स के ऊपर जो फोर्स है वो एक दूसरे से दूर लग रही है। The wires will be trying to move away from one another, ठीक? और इनकी जो रिपल्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है ओवरऑल इस तरह की बनके सामने, हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं। In case of unlike currents, fields add in middle and subtract at top and bottom. The resulting field produces repulsion. जो रिजल्टिंग फील्ड होती है उसकी वजह से आपके पास रिपल्शन। जो चीज आपने याद रखनी है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स, वो इन फील्ड्स की शेप्स। अब एग्जामिनर बताओ क्या करता है, आपको वैसे तो नजर आता है कि भाई ठीक है ये आसान सी चीजें आप बना लेंगे, एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो आपको अनलाइक करंट्स के दरमियान में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा, डायरेक्शन उल्टी कर देगा। अब
हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी के अंदर जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ठीक है भाई ये डायग्राम तो सही नजर आ रही है, तो हम बोलते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये डायग्राम यही है, इसको सर्कल करो, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम बेदहानी में क्या कर जाते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो करेक्ट बनी हुई है ना, शेप तो सही है, मान लिया शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फिर जो है कि इशू नजर आता है। भाई एक फील्ड लाइन ऊपर तक ये जो है, जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो फिंगर्स कैसे कर लूंगी, और जब करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो फिंगर्स कैसे कर, ये चीज जरूर देखना। डायरेक्शन के ऊपर एग्जामिनर अक्सर जो है वो आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई टेक नोट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, जस्ट डोंट लुक एट द शेप। तो मैंने एक बात यहाँ पे लिखी थी कि व्हेन यू वर्किंग विद द डायग्राम्स ओवर हियर, आप अनलाइक करंट्स की डायग्राम जब बना रहे हो तो खाली उसके अंदर जो है वो शेप ना दिखा करें, पर एक डायरेक्ट आपके पास लाइक करंट्स हो या अनलाइक करंट्स, तो वहाँ फील्ड की खाली शेप नहीं देखी जाती, शेप के साथ साथ उसकी डायरेक्शन है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ऑप्शंस ऐसे देता है इसमें वो शेप करेक्ट बनाता है लेकिन डायरेक्शन एक में करेक्ट होती है एक में गलत होती है, और हम बेदहानी के अंदर बजाय डायरेक्शन के ऊपर फोकस किए हुए हम सिर्फ राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ भाई ये लाइक करंट के फील्ड की लाइंस हैं तो यही आंसर होगा, हम सर्किल करके आगे बढ़ जाए। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन को जरूर ख्याल रखिएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू वेरीफाई कीजिएगा कि यही डायरेक्शन बननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस होना चाहिए तो फिर बाकी ऑप्शंस को देखना मत भूलिएगा। अब हम जरा कुछ यूजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, मैं वन आफ्टर अनदर इन यूजेस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बातों को, ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि भाई ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव द लाउड स्पीकर ओवर हियर, वी हैव एन इलेक्ट्रिक बेल, इसके अलावा वी हैव अ रिले, द रीड स्विचेस, वी हैव सर्किट ब्रेकर्स, these are like 5 components that we are supposed to use over here। सही, ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनके अंदर यूज हो रहे हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी एंड दिस लेसन और दिस यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बाय टुडे। ठीक है, डिटेल जो है इसकी सारी लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनमें इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव अ लाउड स्पीकर। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू फर्स्ट इज टू रीड this through. So yeah, I'll give you 2 minutes, read it through, and then I'll explain so that you might have an idea of what I'm talking about. You can take 2 minutes and go through this entire stuff.
चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए, हाउ इज द सिस्टम एंटायरली वर्किंग। लाउड स्पीकर में दो मैग्नेट्स होते हैं। ठीक? एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, जो कि ये ब्लू कलर से आपको बना हुआ नजर आ रहा है, दो साइड पे साउथ पोल और बीच में नॉर्थ पोल। एक आपका ये परमानेंट मैग्नेट होता है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि ये कॉइल ऑफ वायर बनता है। एक मैग्नेट ये होता है, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये कॉइल ऑफ वायर है, इसके अंदर से जब करंट गुजरेगा, यहां से करंट एंटर होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सप्लाई की जाती है, यहाँ से करंट जाता है आपके कॉइल के अंदर। सही है। और जब कॉइल के अंदर से लाजमी सी बात है करंट फ्लो करेगा, तो हमने अभी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि उस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मतलब हमारा जो कॉइल है वह मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। अब हम इस बात का इल्म रखते हैं कि भाई जब भी दो मैग्नेट्स आमने सामने लाए जाते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर फेसिंग पोल्स दे ईदर अट्रैक्ट वन अनदर और दे रिपेल। कि भाई अगर लाइक पोल सामने आ गए तो रिपल्जन होगी, अगर अनलाइक पोल सामने आ गए तो अट्रैक्शन। बेस्ड ऑन देयर पोल्स दे वुड बी एन अट्रैक्शन और रिपल्जन। तब होता यह है कि जब आप इस कॉइल के अंदर करंट पास करवाते हैं, तो इस करंट की वजह से आपकी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाया। ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराने का मकसद ये था कि जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बने वो फिक्स ना हो, वो ऑल्टरनेटिंग हो, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो। कभी करंट राइट फ्लो करे, कभी करंट लेफ्ट फ्लो करे। इससे क्या फायदा होगा कि उस कॉइल में कभी यहाँ नॉर्थ और इधर साउथ आ रहा होगा, तो कभी इधर नॉर्थ और इधर साउथ आ रहा होगा। इसके नतीजे में होगा क्या, इसके नतीजे में होगा ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट मौजूद होगा, जैसे इस एंड पे मेरे पास कोई दूसरा मैग्नेट जो है वो मौजूद है, ठीक? और वो एक खुद एक नॉर्थ पोल है, ठीक? वो खुद एक नॉर्थ पोल है। तो जब फर्स्ट केस होगा, तो नतीजा क्या होगा कि भाई नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने होंगे, रिपल्जन होगी, मेरा कॉइल आगे की तरफ भागेगा, रिपेल होगा वो। ठीक, द कॉइल विल इंटेंड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू रिपल्जन। और दूसरे केस में क्या हो रहा होगा, दूसरे केस में ये हो रहा होगा कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ मौजूद होंगे। इस केस में मेरा कॉइल जो है वो पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि मेरा मैग्नेट उस कॉइल को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्शन होगी यहाँ। ठीक, नाउ वी हैव अट्रैक्शन इन दिस केस। तो अब हुआ क्या कि कॉइल कभी अट्रैक्ट हो रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है, कभी रिपेल हो रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। तो कॉइल जो है वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। द कॉइल विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, मतलब इस कॉइल में ऑसिलेटरी मोशन, इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन आ जाए। अब इफ दिस कॉइल इज ऑसिलेटिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉइल था, ये ऑसिलेट कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। इफ दिस ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन, देन डेफिनेटली अगर मैं इसके साथ किसी चीज को भी कनेक्ट कर दूं तो वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉइल के साथ एक कोन कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि यहाँ नजर आ रही है, जो कि आपके स्पीकर का डायाफ्राम होता है ना, आपने देखा होगा कोन नुमा डायाफ्राम होता है। सही है, तो वो आप देखा होगा, कभी वूफर्स को देखो तो वो डायाफ्राम आपको ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ करता हुआ नजर आता है, वाइब्रेशन नजर आता है। तो वो इसलिए वाइब्रेट करता है क्योंकि वो जिस कॉइल के साथ अटैच हुआ होता है वो कॉइल वाइब्रेट करता है। तो कॉइल की वाइब्रेशन से ये कोन वाइब्रेट करता है, और कोन जो वाइब्रेट करता है तो वो एयर के अंदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी उसी तरह की मूवमेंट इंड्यूस करता है। जब कॉइल वाइब्रेट करेगा, कॉइल की वजह से वो कोन ऑसिलेट करेगी, और कोन ऑसिलेट करने की वजह से जो एयर है उसके अंदर भी आपके पास ऑसिलेशन आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो लाउड स्पीकर है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कॉइल ऑसिलेट कर रहा होता है, कॉइल की ऑसिलेशन के साथ साथ कोन भी ऑसिलेट करता है, और ये ऑसिलेटिंग कोन आपको एयर के अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है भाई। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भाई वो पूछ।
ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंटर्स की फॉर्म में मैंने इसलिए लिख दिया है आप लोगों के पास क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जामिनर जो है वो आप पॉइंट टू पॉइंट आप उसको बता सकते हो कि भाई किस तरह से वर्किंग है। अब इलेक्ट्रिक बेल में बात आती है। इलेक्ट्रिक बेल को पहले रीड कर लो जैसे मैंने पहले बताया था। ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे भी मौजूद है, यहाँ तक रीड कर लो, मैं 1 मिनट बाद उसके बाद आगे देखूँ। रीड कर लिया, आगे की तरफ दिखा दो मैं कंटेंट। ठीक है, ये पढ़ लीजिए बाकी। अब मैं जरा समझाता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक बेल ऑपरेट किस तरह से हो रही है। देखो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरह से ये एंटायर सिस्टम वर्क करेगा, तो पहले आप ये देखिए, मैं इसके जो डायग्राम है वो समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। वी हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर हियर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप देखिए ये बैटरी लगी हुई है। तो इस बैटरी के साथ आपने एक स्विच लगाया हुआ है, वायर आ रहा है, ये वायर कॉइल बना रहा है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, और निकल के इस स्प्रिंगी स्टील स्ट्रिप के ऊपर वो पहुंचा। तो और यहाँ से इसका कांटेक्ट स्क्रू के साथ बना हुआ है, और ये स्क्रू जो है वो वापस आपके पास बेल पुश तक जा रहा है। तो ये जो है आपके पास तमाम चीजें यहाँ मौजूद। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई यहाँ होगा क्या। देखिए, जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करने से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर आएगा, स्विच में से होता हुआ नीचे आएगा, ये सारा करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। ये सारा आपके पास करंट फ्लो कर रहा है इधर। अच्छा, और इस करंट की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक, आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये करंट आया, ये करंट यहाँ पे इस कॉइल के अंदर से घूमता हुआ जा रहा है, यहाँ से भी कॉइल के अंदर से घूमता हुआ जा रहा है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक, क्योंकि करंट जब भी किसी वायर में से फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। अब नतीजा ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, क्योंकि करंट तो अपना पूरा रूट कंप्लीट कर रहा है ना, देखिए करंट यहाँ से बाहर आया, इस स्ट्रिंगी स्टील से गुजरता हुआ, इस आयरन स्क्रू के अंदर से गुजरता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला। अब जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बना होगा, उसने क्या किया होगा,
उसने इस आयरन आर्मेचर को, ये जो ग्रे डार्क ग्रे कलर का मटेरियल है, इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ पुल कर लिया होगा। अब जैसे ये आयरन आर्मेचर अपनी तरफ उसने पुल किया, तो आयरन आर्मेचर पुल होने की वजह से नतीजा क्या हुआ होगा भाई, कि ये आके आपके इस बार के साथ अट्रैक्ट हो गया होगा और ये पूरी चीज डिफॉर्म हो गई होगी। ये ऐसा सिलसिला हो चुका, ठीक है। ये पूरी चीज डिफॉर्म हो चुकी है आपके, ये आपका आयरन आर्मेचर था जिसके साथ ये हैमर था, और ये हैमर जो है वो इससे स्ट्राइक हुआ। क्योंकि ये स्प्रिंगी है इसलिए इसके अंदर डिफॉर्मेशन भी आ सकती है। एक मिनट रुकिएगा, मैंने स्क्रीन जरा क्लोज की, मुझे एक मिनट दे, दोबारा ओपन कर रहा हूँ। Sometimes it happens. ठीक है, तो सिचुएशन क्या है भाई, यहाँ पे करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ था। जैसे ही मैग्नेट बना, इसने इस पूरे ग्रे वाले आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये आर्मेचर जो है इसका हैमर आके स्ट्राइक कर चुका है यहाँ जो गोंग मौजूद है उसके ऊपर। तो ये पूरा स्प्रिंग बेंड हुआ है, क्योंकि ये स्प्रिंग की मेटल स्ट्रिप थी ना, ये बेंड हो सकती थी। तो ये बेंड हुआ है और इसने हैमर आके यहाँ पे हिट कर दिया। लेकिन इसकी वजह से एक चीज देखिए, इसकी वजह से हुआ ये कि जो कांटेक्ट पहले बना हुआ था अब वो टूट गया। जो कांटेक्ट है जो पहले बना हुआ था अब वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि स्ट्रिप तो आगे चली गई है, स्क्रू के साथ उसका कांटेक्ट अब बाकी नहीं रहा। तो नतीजा क्या हुआ इस सिलसिले के अंदर, कि जब वो स्ट्रिप आगे की तरफ चली गई और आपका कांटेक्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो इट्स नाउ नो लॉन्गर एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक स्टफ। अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म खत्म कर चुका है, मैग्नेटिज्म नहीं है, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। कांटेक्ट बना हुआ था तभी तो करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक हो गया। जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ, मैग्नेटिज्म का फ्लो खत्म, वो करंट का फ्लो खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म छोड़ देगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिज्म छोड़ी, अब देखो ये था स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप। स्प्रिंग मटेरियल होने की वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी थी, ये बेंड हुआ था, ये ऐसा जैसे रबर बैंड खिंचा हुआ, या मेटल स्ट्रिप को आप थोड़ा सा बेंड करते हैं, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, अपनी फोर्स हटाएंगे, तो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो यही मामला इधर भी होगा, जैसी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म खत्म, आपकी स्टील स्ट्रिप जो है ये वापस पीछे की तरफ जाएगी और आपका हैमर दोबारा दूर हो जाएगा, वापस जाएगा, कांटेक्ट दोबारा इधर बन जाएगा, क्योंकि दोबारा ज्वाइंट आ जाएगा यहाँ पे, दोबारा कांटेक्ट बन गया। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। वो पीछे जाएगा, कांटेक्ट फिर बनेगा, मैग्नेट दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर दोबारा अट्रैक्शन होगी, फिर दोबारा स्ट्राइक करेगा, फिर पीछे जाएगा। तो यही प्रोसीजर कंटिन्यूअसली आपका चलता रहेगा जब तक आपने इस बेल स्विच को प्रेस किया, क्योंकि आप करंट का सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। आपने बेल स्विच प्रेस किया हुआ है, आप करंट का सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास ये पूरा प्रोसीजर एज इट इज चलता चला, और बार बार वो हैमर आके उस गॉन्ग को हिट कर रहा है, और आपके पास जो बेल है वो कंटिन्यूअसली, जो कह रहे हो, स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद 10 10 10 10 इस तरह से रिंग कर रही है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। चले,
अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड, रिले। सबसे पहले तो हम देखेंगे रिले का काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिले और व्हाट इज अ रिले। देखो चलो पहले रीड कर लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चले भाई, अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं हम आपको, ये कैसे वर्क कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपसे बोला यहाँ गया है कि भाई relay is an automatic switch that is used to switch on or off a large current using a smaller current. रिले का जो बेसिक पर्पस होता है वो एक लार्ज करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का होता है, एक छोटा करंट यूज करते हैं। असल में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चलने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ना वो इतने हाई करंट पे ऑपरेट नहीं करता। तो हमें उस कंपोनेंट को चलाने के लिए एक मोटर जैसे मिसाल के तौर पे हो गई, उसको चलाने के लिए एक अलग से कनेक्शन देना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। लेट्स मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सिचुएशन ये है कि भाई ये एक मेरे पास बैटरी लगी हुई है और ये मेरे पास एक रिले है यहाँ पे। ओह सॉरी, ये इतना पोर्शन जो है ना ये मेरा रिले, दिस इज माय रिले। थोड़ा सिंपल सा बनाया ताकि कुछ बातें समझा सकूं। अब यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर है क्या, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, खूबसूरत बना देता हूँ, ये बड़ा ही गद्दा सा लग रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये आपके पास कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया। भाई मिसाल के तौर पर मुझे मोटर चलानी थी, अब डीसी मोटर से तो मैं मोटर नहीं चला सकता था, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करना चाह रहा हूँ अपनी मोटर। ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई और ये बड़ी सारी मोटर में। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर लूँ कि मैं ऑटोमेटिकली चीजें स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो रही हूँ, या मैं एक स्मॉल छोटे से सर्किट को यूज करते हुए, यानी मैं अपने इस सर्किट को यूज करते हुए उस मोटर को चला दूँ। क्योंकि डायरेक्ट स्विच प्रेस करना असल में एक हाई करंट से एक्सपोज होना होता है। मतलब अगर बंदा यहाँ पे स्विच लगा देता, वो बोलता भाई कि सर आपका मसला है यहाँ पे, आप यहाँ स्विच लगा देते, मसला यहाँ स्विच लगाने का नहीं है, यहाँ मैं स्विच लगा देता, लेकिन इस स्विच को खुद मुझे क्लोज करना पड़ता, जिसकी वजह से मैं बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट से एक्सपोज हुआ हुआ। तो अगर कुछ मसला होता तो मुझे ये करंट फील हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को सेव किया। मैंने बोला यार मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इस छोटे से रिले को चला दूंगा, ये रिले उस सर्किट को खुद ब खुद चला दे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्विच क्लोज करूंगा तो मेरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब मेरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो मेरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या करेगा, ये इस स्विच को अपनी तरफ पुल कर लेगा। जैसे ये स्विच अपनी तरफ पुल होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, और ये मोटर जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अब मुझे इस मोटर के स्विच को डायरेक्टली क्लोज नहीं करना पड़ा,
मैंने एक स्मॉल सर्किट को क्लोज किया, उसकी वजह से एक लार्जर सर्किट, एक हायर अमाउंट ऑफ करंट जो है मेरे पास यहाँ पे ऑपरेट होना शुरू। तो ये पर्पस होता है आपके रिले, कि आप अपने आप को हायर करंट से दूर रखते हो। स्मॉलर करंट्स के थ्रू आप हायर करंट्स को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हो ऑटोमेटिकली, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, और ये एक अच्छी सी डायग्राम एक सोफिस्टिकेटेड रिले की बना के दिखाई गई है कि भाई जब आपके पास ए और ए से लेके बी तक का करंट फ्लो करेगा, तो ये जो कोर है, जो ब्लू ब्लू कलर की बनी हुई है, ये कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही ये क्या करेगी, इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ पुल करेगी, जो इस पिवट के अबाउट रोटेट करेगा, और ये वाला एंड जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। लाजमी बात है कि अगर आयरन आर्मेचर ये वाला एंड इधर आ रहा है, तो ये वाला एंड ऊपर उठेगा, या पिवट के अराउंड रोटेशन होगी। जैसे ये ऊपर उठेगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। सही, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं क्लोज हो जाएंगे, और डी और ई के दरमियान में जो भी सर्किट था वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब तक ये कॉन्टैक्ट जुड़ेगा नहीं, ये स्विच क्लोज नहीं होगा, उस वक्त तक आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा उससे। तो जो कुछ भी डी और ई के अक्रॉस लगा हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ए बी में से करंट रोकोगे, मतलब ए बी के अंदर करंट फ्लो को आपने रोका, नतीजा क्या हुआ, आयरन आर्मेचर की तरफ जो अट्रैक्शन थी वो खत्म, आर्मेचर अपनी जगह वापस चला जाएगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, कॉन्टेक्ट दोबारा खुल जाएगा। बात समझ में आई है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? कोई सवाल हो अगर इस चीज के अंदर, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लो अभी। ठीक है भाई, क्लियर है तो दैट्स गुड। क्लोज कैसे होगा, देखो ये स्प्रिंगी मेटल है, जैसे ये पिवट ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे वाला जो मेटल बार है दिस वन, ये बेंड होगा, और ये बेंड होके ये जो गैप है ये गैप खत्म कर देगा, और दोनों कॉन्टेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई फिर। रीड स्विच है, इसको भी रीड कर लो आज। आज यहीं तक रखेंगे, सर्किट ब्रेकर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है।
चलिए अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने इसको रीड कर लिया होगा। अच्छा, रीड स्विच के लिए लेट मी लाइक फॉर एग्जांपल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। We have two metal strips and we have a coil of wire wounded on। एक सिलेंडर के अंदर दो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं और उस सिलेंडर के ऊपर, ग्लास सिलेंडर के ऊपर हमने एक कॉइल वाइंड कर दिया और इस कॉइल के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मिसाल के तौर पर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से ऊपर जा रहा है करंट और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अगर करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ एरोज बना सकता हूँ समझाने के लिए कि इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो कैसा है। अच्छा, देखो ये जो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं ना, ये मेटल स्ट्रिप किसी सेकंड सर्किट से कनेक्टेड होती है। भाई मिसाल के तौर पे एक लार्ज सर्किटरी है, कोई मोटर लगी हुई है वहां पे, और उसके अलावा कोई लैंप लगा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये मेटल स्ट्रिप वहां से कनेक्टेड। और ये वाला जो सर्किट होता है, जो कॉइल का सर्किट होता है, ये आपके पास आपकी बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये ऐसा सर्किट जुड़ा, जब आप स्विच क्लोज करते हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है, और लाजिम बात है जब कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगा, के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल देखें, सही, तो सोलेनोइड है ये, और सोलेनोइड में राइट हैंड ग्रिप रूल अगर आपको याद हो तो कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट बताती थी। ये सोलेनोइड के लिए बात कर रहा हूं। और जो थंब है वो नॉर्थ पोल बताता है कि भाई नॉर्थ कहाँ पे है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल, व्हाट पोल डू यू थिंक एग्जिस्ट्स एट एक्स? एक्स पे कौन सा पोल मिलेगा? कॉइल के ऊपर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए एक्स के ऊपर कौन सा पोल आना चाहिए, नॉर्थ पोल आना चाहिए या साउथ पोल आना चाहिए? हाँ भाई, एक्स पॉइंट पे कौन सा पोल होना चाहिए? मैंने ये पूछा है पॉइंट एक्स, व्हाट वुड बी द पोल ऑफ द मैग्नेट। कॉइल के अंदर से करंट गुजर रहा है ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ उस कॉइल के ऊपर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कीजिए, जो सोलेनोइड के लिए होता है कि कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट बताते हैं और थंब नॉर्थ पोल बताता है, और फिगर आउट कीजिए कि पॉइंट एक्स के ऊपर कौन सा पोल मिलेगा। ठीक है जैनब, बाकी हजरत बताइए भाई, मोमल, हसन, क्या लगता है भाई कौन सा पोल आना चाहिए यहाँ पे? ठीक है गानिया, ब्रिलियंट। जवाब दोनों का ठीक है, गानिया जैनब आप दोनों का जवाब ठीक है। बाकी हजरत बता दीजिए भाई जरा। लाइबा,
राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करें और बताइए यहाँ पे कौन सा पोल आएगा एक्स के ऊपर। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, और थंब जो बताएगा वो नॉर्थ पोल बताएगा। तो बताइए थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, बोलो हसन। तुम्हें डायग्राम तो दिखाई थी मैंने, सब करो मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये तरीका है थंब वाला, कि अपने फिंगर्स को कर्ल कर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब पॉइंट कर रहा है नॉर्थ की तरफ। यही चीज वहां पे भी अप्लाई करने की कोशिश करो, थंब और कर्ल ऑफ फिंगर्स का इस्तेमाल करो, कि फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, जहां पे भी थंब पॉइंट करेगा वहां नॉर्थ पोल होगा। वापस जाता हूँ वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो। अप्लाई करो उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, हम पॉइंट कर देगा आपको नॉर्थ की तरफ। बचाओ, हम कहाँ पॉइंट कर रहे हैं और एक्स पे क्या पोल आएगा, बिल्कुल हम पॉइंट कर रहे हैं एक्स की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, एक्स पे कौन सा पोल होगा हमारे पास, नॉर्थ पोल। तो मुझे ये चीज पता चल गई कि भाई इस साइड पे नॉर्थ पोल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, देखें, अगर इस साइड पे नॉर्थ पोल आ रहा है तो इस स्ट्रिप के यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इधर साउथ होगा। और लाजमी बात है, ये दूसरी स्ट्रिप भी नीचे वाली जो मौजूद है, यहाँ पे नॉर्थ होगा और उसके यहाँ पे साउथ होगा, क्योंकि कर्ल ऑफ फिंगर्स तो ये बता रहे हैं कि भाई नॉर्थ इस तरह बनेगा, तो जो भी एंड यहाँ पे वहां पे नॉर्थ पोल होगा और अगले एंड पे साउथ पोल होगा। तो हमारे पास ये जो दरमियान वाला रीजन है, यहाँ पे उन दोनों स्ट्रिप्स पे ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं, दोनों एंड्स पे ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं। ऑपोजिट पोल आने की वजह से नतीजा क्या हुआ, आपके पास अट्रैक्शन हो जाएगी और ये दोनों स्ट्रिप्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगी। जैसे वो कांटेक्ट में आएंगी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मोटर और आपका लैंप दोनों चलना शुरू हो जाएगा। यही चीज उस डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई कि ड्यू टू द कॉइल, ड्यू टू द करंट इन द कॉइल ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक पोल्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिप्स। जो स्ट्रिप्स ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे हैं उन पे ऑपोजिट पोल आएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे भाई, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सही है। strips attract because unlike poles attract। ठीक है, आपके अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्शन करने का काम कर रहे हैं, लिहाजा सर्किट कंप्लीट होगा और जो मोटर और आपके लैंप है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाए। तो कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम लेसन यहीं पे एंड करेंगे आज का। कल की क्लास के अंदर फिर ये है कि आगे मजीद डिस्कशन की जाएगी। चलो फिर एंड करते हैं।